जी डॉक्टर साहब, बस स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum. I am Dr. Sumbul Salik. I am graduated from King Edward Medical University from 2019, and currently I am doing Masters in Cardiopulmonary Rehabilitation from Rifa International University, Lahore. लास्ट टाइम जो कुछ कंडीशंस की वजह से जो इस वेबिनार जो था वो बीच में रह गया था, सो आई होप कि आज ये पूरा हो जाए और मैं आप लोगों को सारी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशंस बता सकूं जो उस दिन मिस हो गई थी। मैं लास्ट टाइम से अब थोड़ा ज़्यादा फोकस मेरा ट्रीटमेंट के ऊपर होगा, तो लेकिन मैं स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन आपको बताती चलूँ। ये वेबिनार का टॉपिक है फिजियोथेरेपी फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। Okay, the main objectives of this webinar is what is autism, pathophysiology, severity, signs and symptoms, treatment and role of physiotherapy. So I will give the brief description ताकि हम main topic पे ज़्यादा जल्दी आएं। ऑटिज्म को बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए, दिस इज द डिसऑर्डर जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं, और ये न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि इफेक्ट करता है ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड लाइफ, which delay the development of the basic skills in the children. नॉर्मली आपने बच्चों को देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिजिक वाइज सही होते हैं, लेकिन उनमें उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, उनका फेस का स्ट्रक्चर या उनके बोलने का तरीका या उनका बिहेव करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उसको जो है हम कंसीडर करते हैं ऑटिज्म के अंदर। तो अब इसकी बेसिकली इसमें यह है कि अब जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उसको हम ऑटिज्म में कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें सेम यही डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ऑटिज्म को उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमारे पास बेसिक जनरल क्राइटेरियाज होते हैं। इसकी प्रेवलेंस ये है कि 4 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल, और अकॉर्डिंग टू स्टडीज अब यूके और यूएसए के अंदर यह है कि हर 150 चिल्ड्रन के मतलब हम 150 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा ऑटिज्म का होगा। इट इज़ वेरी कॉमन। तो मोर कॉमन इन मेल्स क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर जो है दे हैव ओनली वन डोमिनेंट जीन। जैसे फीमेल्स के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर जो उनके पास एक्स क्रोमोसोम आ जाए, अगर वो रिसेसिव जीन का हो, तो उनके अंदर ऑटिज्म की कंडीशन ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ऑटिज्म में बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ये होता है कि बच्चा किस स्टेज पे किस मंथ में आके अपनी नेक होल्ड करेगा, बैठेगा, हंसेगा, चल क्रॉल करना शुरू करेगा, स्टैंड करेगा, तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। सो बेसिकली 2 मंथ्स में एक बेबी जो होता है वो अपनी नेक होल्ड करता है। 4 मंथ्स के अंदर वो लोगों को रिस्पॉन्ड करके, लोगों की आवाज़ पहचान के, अपने लोगों को देख के स्माइल करना स्टार्ट करता है। 6 मंथ्स के अंदर वो सिटिंग में जाता है, 9 मंथ में वो क्रॉल करता है, 12 मंथ्स के अंदर वो नॉर्मली स्टैंड कर जाता है। लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके अंदर 2nd मंथ से लेकर 12 मंथ तक के जितना एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन का पीरियड है वो डिले हो जाता है। मतलब जहां उसे 2nd मंथ के अंदर अपनी नेक होल्ड करनी है, वो 2.5 मंथ में जाके कर रहा है, 3 मंथ्स हो गए हैं, 4 मंथ्स हो गए, उसकी नेक होल्ड नहीं हो रही। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का डिले होना इस बात की कंडीशन होता है कि जो बेबी है उसमें बेसिकली कोई न्यूरोलॉजिकल इशू चल रहा है। हमारे पास जिस बेसिस पे हम उसे कैटेगराइज करते हैं ऑटिज्म को, वो 4 डोमेन्स होती हैं: ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, पर्सनल एंड सोशल। ग्रॉस मोटर्स में बेसिकली आता है जनरली जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब नेक होल्डिंग, सिटिंग विद सपोर्ट, रेस्ट, नॉर्मली अटेन होता है 3 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ्स में स्टार्ट होता है, 1 to 2.5 ईयर्स में वो अटेन हो जाता है। फाइन मोटर्स होते हैं वो जो छोटे छोटे काम जो हम अपने हाथ से करते हैं, मतलब पेंसिल पकड़ना, ग्रास्पिंग, ऑब्जेक्ट की तरफ रीच करना। तो फाइन मोटर्स में बाइडेक्स्ट्रिक ग्रास्प, मतलब दोनों हाथों से चीजें पकड़ना, यूनिडेक्स्ट्रस ग्रैप्स, एक हाथ से चीजें पकड़ना आता है। लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा ऑटिज्म के बच्चों में इशू होता है उनमें बेसिकली लैंग्वेज का होता है कि वो अपना हेड जो है वो साउंड की वजह से एक साइड पे मूव नहीं कर पाते। इसी तरह जो है पर्सनल एंड सोशल जो है इशू उनमें बहुत ज्यादा होता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटिज्म है कि हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं ऑटिज्म के: ASD लेवल 1, ASD लेवल 2, ASD लेवल 3। ASD लेवल जो होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग एज में होता है कि मतलब बेबी जो है तकरीबन
12 मंथ्स का हो या 3 इयर्स का हो, उसके अंदर ये बेसिकली इश्यूज आते हैं कि उसमें हम ASD लेवल 1 में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मूवमेंट्स इनिशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने में मुश्किल हो रही होती है। अगर जो एक बच्चा जो है वो ASD लेवल 1 से निकल के ASD लेवल 2 में चला गया है, तो वो उसका लेवल आता है जब वो स्कूल के लेवल पे चला जाता है, मतलब 3 से लेके अप्रोक्सीमेटली जो है 10 इयर्स का हो या वो 12 इयर्स का हो, जब उसकी इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है, उस टाइम पे उसमें ASD लेवल 2 और ASD लेवल 3 सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ASD लेवल 2 में बेसिकली ये होता है कि वो सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा अपने आप को दूर रखता है, नैरो रहता है, और वो अपनी एक अलग ही स्पेस बनाता है। और जो ASD लेवल 3 होता है, उसके अंदर वो बिल्कुल ही सबसे अलग हो जाता है, मतलब वो किसी के साथ कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करता, जबकि ASD 2 के अंदर वो कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है, वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसने अपने आप को लिमिट किया होता है। और ASD 3 के अंदर वो किसी भी तरह की वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करता, बल्कि वो लोगों के पीछे छुपता है, उसको ज्यादा डिफिकल्टी होती है अपने एक्शंस पे फोकस करने में। ओके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें अफेक्ट क्या होता है, इसमें बेसिकली इफेक्ट होता है ब्रेन। ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, एज वी नो कि ब्रेन जो है उसको फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड हाइंड ब्रेन होता है। सो बेसिकली जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो कंसर्न करता होता है मोटर मूवमेंट्स के साथ। जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है, और स्टडीज के अकॉर्डिंग बेसिक चेंज ये आती है कि नॉर्मल जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसकी स्पेसिफिक थिकनेस होती है कि उसमें फोल्ड्स होते हैं, लेकिन गायराइज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, कोई भी जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का चाइल्ड होता है, उसमें ये जो हमारे पास ये जो फोल्ड्स होते हैं, गायराइज होते हैं, वो बहुत थिन हो जाते हैं। थिन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे न्यूरॉन्स कम होंगे, और जितने न्यूरॉन्स कम होंगे उतनी ज्यादा जो साइनाप्सिस के थ्रू जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन होनी है, इंफॉर्मेशन जानी है, वो उतनी स्लो हो जाएंगी, उतनी कम होंगी, जिसकी वजह से मोमेंट्स परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो इसके अंदर पार्ट इन्वॉल्व होता है वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इसने बैलेंस कंट्रोल करना है, इसने कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है। तो जो ये बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे मेन इशू ही बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन का इशू होता है, जो सेरिबेलम की वजह से आता है। इसी तरह हिपोकैम्पस, अमाइग्लोइड न्यूक्लियस। हिपोकैम्पस मेमोरी का इशू होता है, इसी वजह से ये बच्चे जो हैं उनको चीजें याद करने में, नई चीजें लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उसमें 4 एरियाज इफेक्ट होते हैं ब्रेन के, और यही 4 एरियाज जो हैं वो उसके अंदर डिसऑर्डर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, उनकी सारी मोटर मूवमेंट्स चली जाती हैं, प्लानिंग करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, उनके अंदर जो मोटर रिस्पॉन्स है वो डिले होता है। सेरिबेलम अगर ज्यादा इफेक्ट होगा तो उनका पोस्चर और कोऑर्डिनेशन ज्यादा जाता है। हिपोकैम्पस इफेक्ट होगा, सिमिलरली उनकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब अब इन बच्चों में इन चारों रीजन्स के इफेक्ट होने की वजह से कौन कौन सी इश्यूज आते हैं। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो कि अगेन फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से है, क्योंकि उनमें प्लानिंग नहीं हो पाती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हें वर्ड्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होती है। मस्कुलर प्रॉब्लम, जो अगेन फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से इन्वॉल्व हो रहा होता है। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इशू जो सेरिबेलम की वजह से हो रहा है, और इस दोनों चीजें, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उन्हें सोशल स्किल्स डेवलप करने में प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि उनमें अपनी मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं हो पाते, सही हो कर पाते, तो उनमें हेजिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट नहीं करते। ओके, तो अब जो हम क्लासिफाई करते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 चीजें। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 चीजें। जो हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक जो है एजेंसी है जिन्होंने क्राइटेरिया निकाला है एएसडी को क्लासिफाई करने के लिए। उन्होंने 5 रीजन्स बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जितनी भी न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको कैटेगराइज किया है, और जो ऑटिज्म है वो बेसिकली डीएसएम के 5 कैटेगरी के अंदर आता है। वो कहते हैं कि ऑटिज्म को अगर हमने क्लासिफाई करना है तो उसमें 3 चीजें होनी जरूरी हैं। फर्स्ट वन इज द सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड वन सोशल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड वन इज द रिपीटिव बिहेवियर। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करते हैं। अब सोशल इंटरेक्शन में क्या होगा, उसमें ये होगा कि बच्चा जो है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका फ्रंटल एयर लोब जो है वो अफेक्टेड है।
उसमें उसका हिपोकैम्पस अफेक्टेड है, उसकी लर्निंग अच्छी नहीं है, वो सही तरीके से वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से वो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सोशल इंटरेक्शन इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, सोशल कम्युनिकेशन, कि मतलब वो जब लोगों से मिलेगा हेजिटेट होगा, लोगों के पीछे छुपेगा, बात नहीं करेगा, ये इस तरह के इम्प्रॉपर लैंग्वेजेस या वर्ड्स बोलेगा कि अगला वाला उसको समझ नहीं सकता। सो दिस इज द सोशल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज द रिपीटिव बिहेवियर। रिपीटिव बिहेवियर ये होता है कि वो एक ही मूवमेंट बार बार करता है, जिसको हम नॉर्मली साइंटिफिकली स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। तो रिपीटिव बिहेवियर जो है वो एक ही मूवमेंट करेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप वो किसी तरह के लोगों को अगर देखता है जिन्हें वो पहले नहीं जानता, तो वो उनको देख के पर्दे के पीछे जाके छुप जाएगा और वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। और वो बार बार कोई भी नया इंसान देखेगा तो वो बार बार ऐसा ही बिहेवियर करेगा। तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिव बिहेवियर, कि मतलब किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से उसका वो बिहेवियर अगर ट्रिगर हो जाता है तो वो उसमें ऑटिज्म के साइंस और सिम्टम्स देता है। अगर आपके पास कोई भी बच्चा आता है, नॉर्मली जब क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा इशू होता है कि आपके पास पेरेंट्स आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसने अपनी गर्दन नहीं संभाली, बैठ नहीं पाता, लोगों की आवाज़ सुन के रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें सेम यही कंडीशन होती है। तो ऑटिज्म को उन सब से डिफरेंशिएट करने के लिए ये ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल बेसिक थिंग्स है जिसमें नॉलेज है, जिसे आप क्लासीफाई करते हो। मोस्ट कॉमन आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो वो या तो सीपी के होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं, या उनमें जो है इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेरेब्रल पाल्सी, जो सबसे कॉमन है, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और उनमें और ऑटिज्म में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसमें डिफरेंशिएट करने का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता, वो बिल्कुल सही वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। सेकेंड वन, उनमें किसी भी तरह की कोई सोशल हेजिटेशन नहीं होती, उनकी सोशल इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू ऑटिज्म बहुत अच्छी होती है। मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स बने होंगे, उनका पोस्चर खराब होता है। इसी तरह उनसे वॉकिंग सही नहीं हो पाती, वो स्टैंड नहीं कर पाते, या उनका कोई स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या सीपी के बच्चों के अंदर ये होता है कि उनकी एक साइड पैरालाइज हो सकती है, या हाफ जो है अपर लिम्ब के अंदर इशू ज़्यादा होगा, लोअर लिम्ब के अंदर इशू ज़्यादा होगा। जबकि ऑटिज्म के बच्चे को आप सीपी से इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हो कि वो जो बच्चा है जब आप उसको बुलाओगे तो वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो आपसे अपनी नजरें चुराएगा, आपसे बात नहीं करेगा। इसी तरह अगर वो वर्ड बोले तो उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे छोटा बच्चा हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आवाजें निकालते हैं, इनकी आवाजें भी प्रॉपर नहीं होती। सेकंड वन, अगर आप इसको खड़ा करो, जिससे आप बिल्कुल इसको सीपी चाइल्ड से डिफरेंशिएट कर देते हो, वो ये है कि सीपी के बच्चे को अगर आप खड़ा करो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, उसकी बॉडी में स्पास्टिसिटी इतनी होती है कि उसमें आपको साफ उसके जॉइंट्स के अंदर टाइटनेस फील होती है। जबकि जब आप ऑटिज्म के बच्चे को अगर खड़ा करो तो वो खड़ा होता है नॉर्मल, और आफ्टर सम टाइम्स वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बैलेंस नहीं होता। तो इस बेसिस पे आप ऑटिज्म को और सेरेब्रल पाल्सी को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो अब इसमें यह है कि दे अचीव द ग्रॉस मोटर एबिलिटीज, कि मतलब ये जो बच्चे होते हैं इनमें सिटिंग, क्रॉलिंग, इंडिपेंडेंट वॉकिंग होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो इमेच्योर और पुअर होती है। तो मतलब ये है कि इनमें बच्चों में आप उनको बिठाओगे, क्रॉल भी करेंगे, मतलब इनमें माइलस्टोन्स पूरे होते हैं लेकिन डिले होते हैं, कि 2 महीने की बजाय 4 महीने पे कोई चीज जाके पूरी हो रही है, नेक होल्डिंग हो रही है। जो जब इन्होंने 6 महीने के अंदर क्रॉल करना था वो 12 महीने में जाके क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आफ्टर सम टाइम्स उनकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा पुअर होती है, और यही चीज उन्हें बाकी सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से डिफ्रेंशिएट करती है। क्योंकि सीपी के बच्चे के अंदर बहुत सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट ही नहीं हो पाते, या अगर हुए होते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट अच्छी होती है, लेकिन उनके मस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हम उन्हें ऑटिज्म से डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब भी ऑटिज्म के बच्चे को कैटेगराइज करना होता है तो ये ट्राइड ज़रूरी है कि उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी, उसकी लैंग्वेज प्रॉपर है कि नहीं, या वो कोई रिपीटिव बिहेवियर तो बार बार नहीं करता। सो नेक्स्ट इज द स्टीरियोटाइप्स, के मतलब रिपीटिव बिहेवियर होता क्या है। इट इज अ रिपीटिव रिथमिक इनवॉलेंट्री पैटर्न ऑफ द मूवमेंट्स व्हिच अफेक्ट द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। मतलब जो है एक बच्चा है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करेगा, उसे नहीं पता होगा कि ये वो मूवमेंट्स कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि दो तरह के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टीरियोटाइप्स नॉर्मल होते हैं, जो हर इंसान के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपको टेंशन होती है
मतलब आपका पेपर होने वाला है और आपने अंदर जाना है, आपको टेंशन हो रही है, तो आप, कुछ लोगों की आदत होती है वो नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, मतलब नाखून खाना शुरू कर देते हैं या अपनी टांग हिलाना शुरू कर देते हैं। ये एक रिदमिक रिपीटिव इनवॉलेंट्री पैटर्न ऑफ मूवमेंट है जो हो रही है, लेकिन वो ये होता है कि जैसे आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है, पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपके अंदर स्टीरियोटाइप खत्म हो जाती है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों के अंदर ये स्टीरियोटाइप कंसिस्ट रहती है। मतलब उनमें ये होता है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन हो या उन्हें सोशल हेजिटेशन शुरू हो जाए, तो उनमें फ्लैपिंग ऑफ आर्म्स के मतलब वो जोर जोर से अपने हाथ टेबल पे मारना शुरू कर देते हैं या अपनी पूरी बॉडी को जैसे एक रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठ के आगे पीछे हिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ भी इफेक्ट होती है और इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता कि वो किस टाइम पे खत्म हो गई। मतलब वो कंटिन्यू भी रह सकती है या उनको थोड़ी बिल्कुल टाइम के बाद रिलीव होगा और आफ्टर सम टाइम जब अगेन स्टिमुलस मिलेगा दोबारा से उनके अंदर से बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टीरियोटाइप जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो स्टीरियोटाइप उनकी नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है कि अगर वो किसी कम्युनिकेशन एरिया में हो या स्कूल में हो और बच्चे के अंदर से कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हो जाए तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, बच्चों को मार सकता है। तो ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी बेसिस पे हम बच्चे को ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या चाइल्ड कंसीडर करते हैं। सो सिविरिटी ऑफ द कंडीशन, ऑटिज्म जो है ये हर बच्चे में वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि किस एज के अंदर है। क्योंकि अगर अर्ली एज में है, 3 इयर्स का बच्चा है, उसके अंदर ये कंडीशन स्टार्ट हुई है, तो अगर आप उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना शुरू करते हो, साइंस और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाता है। अगर यही आप किसी अडल्ट को करो, 18+ को करो, 20 इयर्स का आपके पास आए, तो उसके अंदर प्रोग्नोसिस बहुत डिले होता है क्योंकि उसके अंदर अब वो इनहेरिट हो चुकी है, आपको उसकी सारी कंडीशंस को चेंज करना होता है। तो सिविरिटी ऑफ द कंडीशन डिपेंड करती है कि चाइल्ड किस कंडीशन में है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो साइंस एंड सिम्टम्स, सिम्टम्स बेसिकली वो होते हैं जो आपको पेरेंट्स आके बताते हैं। वो ये होता है कि हमारे जैसे कि लिखा हुआ है कि पुअर मोटर परफॉर्मेंस है, आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, मीनिंगफुल स्पीच नहीं है, रेजिस्ट चेंजेस इन द रूटीन, दे विल हैव हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, लेक ऑफ पॉइंटिंग। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को नॉर्मली बोलूँ कि जब पेरेंट्स आते हैं तो आपके पास आके बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है ना, ये क्रॉल नहीं कर पाता, अगर कर रहा हो तो ना इसको पता नहीं चलता है, किसी भी चीज में जाके लग जाता है और गिर जाता है। अगर हम इसको आवाज दे के बुलाने की कोशिश करें तो ये सुन नहीं पाता, इसको समझ नहीं आती कि किस साइड से आवाज आ रही है और इसको समझ नहीं आता। इसी तरह जब कोई बड़ा बच्चा हो, मतलब कोई 6 साल का हो, 7 साल का हो, तो उससे जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जब वर्ड्स बोलते हैं ना, इसके लफ्ज क्लियर नहीं होते, हमें समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है ये, इसकी जो हरकतें हैं ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब कोई चीज देखता है बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है, कोई चीज देखता है बहुत जल्दी उदास हो जाता है, इसके अगर पॉइंट करें इसको प्रॉब्लम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पेरेंट्स आके बताते हैं कि बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर है। मतलब अगर कोई भी कंडीशन में अगर हमने इसको चीज मना कर दी है कि हमने तुम्हें नहीं लेके देनी, तो खुद को मारना शुरू कर देता है, खुद को तकलीफ देता है। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो पेरेंट्स आके आपको बताते हैं। और जब चेक करते हैं तो हमें साइंस और सिम्टम्स क्या मिलते हैं कि डिलेड अचीव ग्रोस मोटर स्किल्स की उनसे हिस्ट्री ली जाए तो पता चलता है कि उसने नेक होल्डिंग डिले की थी, क्रॉलिंग उसकी देर से हुई। असेसमेंट में पता चलता है कि उसकी हाइपोटोनिक मसल्स है, मतलब मसल्स बहुत ज्यादा वीक है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से इसमें पुअर बैलेंस होता है, पुअर पोस्चर होता है, पुअर मोटर प्लानिंग, पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्सेसिव इंटरेस्ट, उसमें एक चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है कि वो कहता है कि मैंने ये काम करना ही करना है। इसी तरह अनयूजुअल रिएक्शन टू साउंड एंड स्मेल, कि मतलब अगर वो कोई चीज उसको आप बोलो तो वो जो है नहीं करता, कि मतलब उसको अगर आप दूर से किसी तरीके से बुलाओ तो वो नहीं आएगा, या कोई चीज उसको दो और अगर उसकी स्मेल उसको अच्छी नहीं लगी है तो वो चीज खाना तो ये होता है शॉर्ट अटेंशन स्पेन। सबसे ज्यादा जो स्कूल चाइल्ड होते हैं उनमें आता है कि मतलब जब उन्हें स्कूल में वो जाते हैं तो उनमें सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि उनका ध्यान नहीं रहता, वो अपना काम जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते, उनकी टीचर उनको बुलाती रहे वो नहीं सुनते, वो भागते हैं, वो दूसरे बच्चों को मारते हैं। सो ये सबसे ज्यादा इशू आता है। सो ये साइंस और सिम्टम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस। ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए जो है अकॉर्डिंग टू साइंस अभी ऐसा कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं पता चला। जैसे कि हम अगर हमने एनीमिया को करना हो तो हम सीबीसी करवा लेते हैं, लिवर का इश्यू एलएफटी करवा लेते हैं, इस तरह का कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो ऑटिज्म के लिए भी नहीं हुआ। लेकिन रिसेंट स्टडीज के मुताबिक कुछ जो है एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स है जिनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो हमें शो करता है कि
जो चाइल्ड है उसमें रिस्क है कि उसमें आगे जाके ऑटिज्म डेवलप हो, जिसमें आता है इंक्रीज लेवल ऑफ वेजोएक्टिव इंटेस्टाइन पेप्टिन, कैल्सिटोनिन, gamma related peptide, brain deprived neurotrophin factors, neurotrophin 4 to 5 in the blood। ये वो फैक्टर्स होते हैं कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई साइन और सिम्टम अगर बच्चे में दिखता है तो हम इसको एज अ प्रिकॉशनरी टेस्ट के तौर पर हम करवा सकते हैं कि उन्हें कहें कि आप ये हार्मोन्स या एंजाइम्स के लेवल जो हैं ये चेक करवा लें। तो उससे हमें रिस्क का पता चल जाएगा कि अगर इनके लेवल इंक्रीज हैं, जो कि स्पेसिफिक अमाउंट होती है उससे ज़्यादा हो तो हो सकता है। लेकिन क्लिनिकली जैसे बहुत सारे स्केजुअल टूल्स होते हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे क्वेश्चनर्स होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चे के अंदर ऑटिज्म को डिसाइड करते हैं। तो वो है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केजुअल। इसी का जो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको सेकंड ASD DOS2 बोलते हैं, और ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। ये कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जिसमें जो डॉक्टर होता है वो पेरेंट्स से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी मार्किंग होती है कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं, और फिर उसको रैंक कर दिया जाता है कि ASD लेवल 1 में है, ASD लेवल 2 के अंदर है, ASD लेवल 3 के अंदर है। सो इसके थ्रू फिर आगे प्लान फॉरवर्ड होता है। सो द मेन थिंग जिस पे हमने आज ज़्यादा फोकस करना है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे। इसमें फर्स्ट वन है फिजियोथेरेपिस्ट, सेकंड वन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक। ओके, ये सारे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सबसे पहले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक का आता है। क्यों? क्योंकि उसने जब पेरेंट बच्चे के पास आते हैं उसने माइलस्टोन्स दे के, हिस्ट्री दे के उसने डायग्नोज करना है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकल की कौन सी कंडीशन के अंदर आ रहा है, CP में आ रहा है, ऑटिज्म में आ रहा है, या कोई और कंडीशन है। सो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक इज द फर्स्ट वन जो डायग्नोज करता है, और उसके बाद आगे ट्रीटमेंट में बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच का काम उसकी लैंग्वेज के साथ है, साइकोलॉजिस्ट उसकी टेंशन को रिलीव करने के लिए। सो उनका भी रोल आता है। अब वाई फिजियोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? क्यों ज़रूरी है? बिकॉज चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ मोटर इम्पेयरमेंट्स जो कि उसकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, जिसकी वजह से उसमें सोशल डिसेबिलिटी आती है। मोटर इम्पेयरमेंट्स में अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल, वो ये है कि वो खेल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, उससे पेंसिल नहीं पकड़ी जाती, इसके अलावा वो हेजिटेट करता है, उसका जो है बैलेंस अच्छा नहीं है, उसका पोस्चर अच्छा नहीं है। दीज आर द मोटर इम्पेयरमेंट्स जो कि उसकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल यही है कि उसने उसकी उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करना है और फिर उसको नॉर्मल लिविंग वे की तरफ लेके आना है। सो जो प्रोग्राम फिजियोथेरेपी के होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में ये होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने पहले से एक स्केड्यूल बनाया होता है कि आज मैंने बच्चे को ये स्पोर्ट्स खिलानी है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा कि आज वो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, कुछ टाइम के बाद वो जो है मतलब साइकिलिंग करेगा, और उसके बाद जो है वो जो है कुछ और गेम्स खेलेगा जिससे से कोऑर्डिनेशन बेहतर, और दैट्स इट। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करेगा। ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, और इसमें बच्चे को अलाउ किया जाता है बाय द फिजियोथेरेपिस्ट है जो उसके साथ दूसरे उसके टीचर्स होते हैं कि उन्होंने उसको वही प्रोग्राम फुलफिल करवाना है, चाहे बच्चा करे या ना करे, वो थक जाए, उसने अपना ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम कंप्लीट करवाना है। एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब उसके अंदर ये होता है कि जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से कोई भी गेम कर सकता है, कितनी भी देर के लिए कर सकता है। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्राम, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्राम में बच्चे में सबसे बड़ी इशू आती है फटीग और अटेंशन स्पैन के, मतलब वो जब थक जाएगा वो फिर अपना जब आप बोलेगा कि मैंने नहीं करना, और अगर आप उसको फोर्स करते हो कि नहीं आप करो, तो उसके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाती है और फिर वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बच्चे को जब कहा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, वो कोई गेम उठाता है, फॉर एग्जाम्पल वो अगर फुटबॉल खेलना चाहता है वो अपनी मर्जी से बॉल उठाएगा, वो खेलता रहेगा खेलता रहेगा। उसके अलावा जब आप उससे पूछो कि हाँ और क्या करना है, तो वो कोई और एक्टिविटी करेगा, और उसकी अटेंशन भी अच्छी होगी, उसका एग्रेसिव बिहेवियर भी अच्छा हो नहीं आएगा उसके अंदर, और उसके अलावा उसकी पोस्चर और बाकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं। सो ये दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, और बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सो मेन गोल्स वही है कि हमने उसकी प्रॉब्लम्स को डील करना है, जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि उसकी मोटर स्किल्स का मसला है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का मसला है, लर्निंग स्किल्स का मसला है, सेल्फ स्टीम का इशू है जो कि उसकी इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको सोशल इंटरेक्शन में इशू देता है, और एंजाइटी। एंजाइटी इज़ द मेन फैक्टर जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उसमें सबसे बड़ी एज नॉर्मल थिंग कि हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे में अंदर अगर कोई कमी हो, फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते या हम कोई काम नहीं कर पाते, तो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और जब यही चीज़ हमें
किसी जगह पे कहा जाए कि आप ये बोलना शुरू करें तो आप में हेजिटेशन आएगी, एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उल्टा सीधा बिहेव करेंगे या बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाएंगे, कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, नहीं बोला जाता। दीज आर दी स्ट्रेस इंक्रीज लेवल, जिसको बच्चों के अंदर ऑटिज्म में डिक्रीज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें सबसे बड़ा इशू उनकी प्रॉब्लम होती है सोशल इंटरेक्शन, और उसको ख़त्म करने के लिए बेहतर यही है कि उनको बच्चों के साथ करवाया जाए। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ट्रीटमेंट प्लान जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द एज होता है कि किस एज के अंदर बच्चा आ रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट प्लान करनी है। पर ये जनरल प्लान है, हमने मोटर ट्रेनिंग करते हैं, सेंसरी फीडबैक प्रैक्टिस करवाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड पोस्चरल ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट वन इज द मोटर ट्रेनिंग। मोटर ट्रेनिंग में होता है कि हमने बच्चे की मोटर प्लानिंग अच्छी करनी है। मोटर प्लानिंग में क्या होता है कि उसको हम टाइम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं कि उससे कहते हैं कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, और फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट गेम्स होती है, मैं आपको दिखाती हूँ these। जैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ये बच्चों को आप देते हो और आप उसे कहते हो आपने इस ब्लॉक के थ्रू कुछ बनाना है या कोई चीज़ है आपने उसको फुलफिल करना है, तो उसकी मोटर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे फिट करना है, ये ऐसे फिट होगा, ये ऐसे होगा। सो मोटर ट्रेनिंग के अंदर हम उसकी दो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, और इसके लिए हम लाइट वेट और स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है कि बच्चे को आप इम्प्रूव करने के लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आती है बेसिकली उसकी वॉकिंग, वॉकिंग कैपेसिटी, उसकी रनिंग, उसका खेलना, उसका कूदना। अगर जनरल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ये आती है, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में बॉल, जैसे अगर आप बच्चे को बॉल फेंकते हो, उसको पता नहीं चलता कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसको बेहतर करने के लिए स्पोर्ट्स आर द बेस्ट थिंग। आप बच्चे को लेके जाते हो, उसे क्रिकेट खिलाते हो, या इसी तरीके से आप उसे लेडर के ऊपर चढ़ाते हो, ये चीज़ उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट भी कॉज करती है, उसकी मोटर प्लानिंग भी शुरू होती है, उसको पता चलता है हाँ मैंने इतने टाइम में यहाँ पे पाँव रख के एक पाँव ऊपर रखना है तो मैं इस तरीके से जाऊंगा। और बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा डर होता है कि हम ये चीज़ अगर करेंगे तो हम गिर जाएंगे, तो उनके साथ उनको बकअप करना, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ग्रोस मोटर स्किल्स आर द बेस्ट थिंग कि आप उसको स्पोर्ट्स करवाएं और उसको इस तरीके से लेके जाएं। सेकंड वन आता है फाइन। फाइन में होता है कि उसको ब्लॉक्स वगैरह हम यूज करते हैं, डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसके अंदर आपने एक बॉल को मूव करना होता है रिंग के अंदर, या आप इसी तरह उसको थ्रेड दे देते हो, उसे कहते हो आप इसमें से चीजें पढ़ो, या फिर आप उसको कलरिंग बुक दे देते हो ताकि वो पेंसिल पकड़ना और उसको कलर करना, शेड करना, पेंट करना, या इस तरीके से आप उसको करवाते हो। फाइन मोटर स्किल्स में हम उसे नॉर्मल डेली इस तरह के गेम्स वगैरह करवाते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो मोटर ट्रेनिंग के लिए है वो ये है कि अगर आप सर्किट ट्रेनिंग करवाएं। सर्किट ट्रेनिंग जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, मतलब आप एक पूरा प्लान, मतलब आप अपने अनस्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्राम को ले आते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म डिसाइड किया हो कि आपने बच्चे को कहा हो कि आपने बॉल फेंकनी है, बॉल फेंकने के बाद आपने ब्लॉक्स को अरेंज करना है और उसके बाद आप भाग के जाओगे, आप मेरे लिए ये गेंद उठा के मुझे वापस करोगे। आप उस बच्चे, वो बच्चा जो है उसको मजा आता है, वो जब एक सेट करता है, वो 2 सेट करता है, 3 सेट करता है, और उसके बाद वो खुद कहता है कि मैं थक गया हूँ, अब ना थोड़ी देर बात करेंगे। तो आप उसको रेस्ट दो और उसके बाद उससे दोबारा यही एक्टिविटीज करवाओ, तो उसका इम्प्रूवमेंट लेवल जो है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको सिंपल ग्रोस मोटर स्किल्स करवाते रहो या सिंपल फाइन मोटर स्किल्स पे ध्यान दो, वो इससे उसका बेहतर नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग सर्किट ट्रेनिंग से ये होता है कि उसकी इंड्योरेंस बेहतर होती है। उसमें जो बच्चों में, इन बच्चों में सबसे बड़ा इशू होता है कि बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके होते हैं, क्योंकि इनकी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती। तो जब आप उनको सर्किट ट्रेनिंग शुरू करवाते हो, एक तो उनका इंटरेस्ट भी रहता है, उसके अलावा जो है उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्रिएटिविटी पे कि वो, या डॉक्टर की क्रिएटिविटी पे कि वो उसको रोज एक ही तरह की सर्किट ट्रेनिंग ना करवाए, क्योंकि एक दिन आपने बच्चे को एक ट्रेनिंग करवाई, नेक्स्ट डे अगर आप वही कहोगे तो बच्चे का सबसे पहला जवाब होता है ये तो कल भी किया था, तो ये मैं आज नहीं करूंगा, मुझे कुछ और कराओ। तो हर रोज बच्चे के लिए उन्हीं पुरानी गेम्स के थ्रू नई गेम्स निकालना और उसको इंटरेक्ट रखना, उसकी अटेंशन बेहतर करना और उसकी इम्प्रूवमेंट लाना, ये बेसिकली डॉक्टर के ऊपर होता है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट सिर्फ सर्किट ट्रेनिंग से मिलता है, जिसमें फाइन और ग्रोस इकट्ठी एट अ सेम टाइम यूज की जा रही हूँ। ओके, सेकेंड वन इज सेंसरी इंटीग्रेशन ट्रेनिंग। इसके 3 टाइप्स होते हैं कि बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, मतलब उन्हें, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सिंपल गेम ही खेलनी है और उन्हें कुछ नहीं करना।
जिन्हें सिंपल गेम खेलनी और कुछ नहीं करना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हल्की सी भी गेम खिलाओ उनको चक्कर आने लग क्या जाते हैं, तो दीदी उनपे अंदर फेंक थकावट रहा आना हो? शुरू हो जाती है। ऐसा सो कहना अगर एक तमीज से, मैंने इधर इस तरह ना फेंको। ओके अच्छा, अगर कोई बच्चा जो है अगर वो हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, कि मतलब जो है उसमें हल्की सी भी मूवमेंट के ऊपर उसको जो क्या है कर रही थकावट है, हो पकड़ जाती कर है या उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो वो उस बच्चे को हम हाइपर सेंसिटिव बच्चा कहते हैं, कि वो किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो उसको बेहतर करने के लिए हम बेसिकली कलरिंग बुक्स, फाइन मोटर स्किल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि मतलब कलरिंग करवा लो, बटनिंग करवा लो, या फिर जो है उसको किसी तरह के बीट्स दे दो, ब्लॉक्स दे दो, ताकि उसकी प्लानिंग अच्छी हो सके। ये प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशंस होती है, मतलब उसके जॉइंट्स की मूवमेंट्स के थ्रू उसके ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है, सिग्नल्स जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट, उसकी ब्रेन की इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होती है। और वो बच्चे जिनको सिंपल गेम्स ही खेलनी है और जो कुछ नहीं करते, जो आपके पास आते ही सबसे पहले ये बोलते हैं कि आज हमें क्या खिलाएंगे आप, आज हम कौन सी गेम खेलेंगे, वो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, कि आप उनको चाहे जितना मर्जी थका दो वो नहीं थकते। तो उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स आर द बेस्ट एक्टिविटीज, कि आप उनको जो है लैडर के बीच हैं, या फिर जो है आप उनको फुटबॉल खिलाओ, बास्केटबॉल खिलाओ, किसी भी तरह की कोई भी बैडमिंटन, हर एक चीज वो बहुत आराम से खेलेंगे। और उनके इस खेलने की वजह से होगा कि उनका बैलेंस इंप्रूव होगा, कि मतलब वो अपने आप को स्टेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल बॉल पकड़ते वक्त अपनी उनको उनकी मोटर प्लानिंग अच्छी होगी, कि हाँ अब मैंने इतनी डिस्टेंस पे बॉल फेंकनी है, तो मैंने इसको ऐसे कैच करना है, तो वो अच्छा होगा। उन्हें पता होगा कि बॉल अब ऐसे गिर रही है, तो मैंने अपने आप को, अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है। तो वो चीज़ें उन बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको प्रॉब्लम सिंपल इतना होता है कि उनकी ग्रूमिंग का इश्यू होता है, या उनसे खाना नहीं खाया जाता, तो उनके लिए टच सेंसेशन अच्छी होती है, कि आप उनको टच करके बताते हो कि अब आपने, मतलब आप उनके शोल्डर पे टैप करते हो, शोल्डर पे हाथ लगाते हो, उन्हें कहते हो कि आपने ना ये चीज करनी है, तो आपने कलर करना है, इसको ऐसे करना है, उनका हाथ पकड़ उनको उनको बताते हो। तो फिर जब आप उनका हाथ पकड़ के उनको बताते हो, उन्हें समझ आ जाता है, अच्छा पेंसिल को इस तरीके से मैंने करना है, रबर यू यूज करनी है, या मैंने इस ब्लॉक को ऐसे फिट करना है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए मोटर ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत जरूरी होती है। थर्ड वन इज द बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बॉसो बॉल मैंने दिखाई है, बॉल्स हैं, पाथ है, छोटे बेंचेस होते हैं जिनके ऊपर बच्चे को बैठा के उन्हें वीडियो गेम्स खिलाई जाती हैं, ताकि उनका बैलेंस इंप्रूव हो सके। जो पाथ का होता है, कि इनमें बैलेंस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप पहले क्लोज्ड इन्वायरमेंट से शुरू करो। मतलब एक कमरे के अंदर उनको ले जाओ, एक कमरे के अंदर आप दो कॉन, जैसे ट्रैफिक कॉन्स नहीं होती उस तरह के दो कॉन्स या कोई ब्लॉक रख दो, काफी अच्छे खासे डिस्टेंस पे, आप उन्हें कहो आप इसके बीच में से वॉक करो। उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर मैं थोड़ा सा हिला, मे भी चाहे इतनी दूर पड़ी है, मैं इस कॉन को टच कर दूं और ये कॉन गिर जाए। तो आप जब पहले दिन उनको शुरू करवाओगे, उनके लिए उस नैरो, उनके लिए इतने बड़े पाथ में से गुजरना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आपने हमेशा बड़ी मतलब सेफ पाथ यूज करना होता है, और उसके बाद आप उसे नैरो करते जाते हो। फिर आप उन्हें कमरे से लेके बाहर इन्वायरमेंट में लेके आते हो, जहाँ पे दरख्त होते हैं या गमले पड़े होते हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई मतलब कुर्सियां होती है, फिर आप उन्हें कहते हो आपने इस में से गुजरना है। जब वो उसमें से गुजरेंगे पहले दिन, आपको सेम वही हेजिटेशन मिलेगी जो आपको पहले सेशन पे मिली थी। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। लेकिन वो एनवायरनमेंट चेंज होना उनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आप उनका एनवायरनमेंट चेंज करते हो, उन्हें पता चलता है कि हाँ ये मैंने ऐसे बिहेव करना। और जब फिर वो अपने सोशल सर्कल में जाते हैं, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। तो आपने उनका कंफर्ट लेवल जो है सबसे छोटी चीज़ें शुरू करके बड़ी इन्वायरमेंट में लेके आना है, वहाँ पे हर्डल्स और लाने हैं और उनके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करनी है, ताकि उनको पता हो कि हाँ अब हमने इस तरीके से मूव करना है। इसी तरह जो है कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए डिफरेंट गेम्स होती हैं जो हम बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, कि उन्होंने इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू, गेम्स के थ्रू उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, कि हाँ मैंने इस बॉल को ऐसे लेके जाना है, इस बॉल को ऐसे करना है, इसको इस तरीके से देखना है। पोस्चरल एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इन बच्चों का पोस्चर ठीक नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ऑर्थोटिक्स होते हैं, मतलब कोई स्पेशल गैजेट्स होते हैं, जूते होते हैं जो उनके पाँव में पहनाए जाते हैं, बेल्ट्स होती हैं जो उनको पहनाई जाती हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे ये ऊपर डायग्राम एक फोटो के अंदर दिखाई जा रही है कि बच्चे जहाँ पे थी वो ये थी कि हमने जो बच्चे को करवाना होता है, उसके अंदर हम उसके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि उसका पोस्चर जब तक सही नहीं होगा, वो खड़ा नहीं होगा, उसमें हेजिटेशन रहेगी, वो बहुत झुक के चलता है, वो डरने वाला एक बिहेवियर होता है कि अपनी गर्दन वो नीचे कर लेता है, कंधे आगे से बिल्कुल झुका लेता है, अपने सीने के आगे रख लेता है, क्योंकि वो उसका पोस्चर ऐसा होता है।
और वो जो पोस्चर होता है वो ये दिखाता है कि बच्चा बहुत ज्यादा डरता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, डिफरेंट पोस्चरल एक्सरसाइजेज होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया, बच्चे को जो है डिफरेंट पिलोज के थ्रू उसके अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो उसके अंदर से बिहेवियर निकल जाए। सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप एक बच्चे को दीवार के साथ खड़ा कर दो, उसे कहो कि अपना सर, कंधे, कमर, जूते दीवार के साथ लगा के रखो और थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहना है। उससे उसका पोस्चर बहुत जल्दी बेहतर होता है। और आप उसके और ये देर उसको इस तरह खड़ा करवाने के लिए ना आपको उसे कोई मतलब रिवॉर्ड देना होगा कि आप उसे कहोगे अगर तुम ऐसे खड़े होगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की गेम खेलने दूंगा। क्योंकि ये बच्चे ज्यादा देर खड़े नहीं रहते, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते उस तरीके से जैसे आप चाहते हो। तो उसको करने के लिए आपने ये करना होता है कि आप हर बच्चे की कोई भी एक्टिविटी करवाओ तो उसको एक रिवॉर्ड दो कि मैं तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें आज जल्दी जाने दूंगा, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें आज ये गेम दूंगा, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें खाने को ये दूंगा। इस तरीके से होता यह है कि वो अपनी एक्टिविटी भी पूरी कर लेता है और उसमें जो है बिहेवियर चेंजेस और सब कुछ बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। हाइड्रोथेरेपी, जिसको हम बोलते हैं स्विमिंग वगैरह, स्टडीज के मुताबिक हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई सेटअप नहीं है कि हम बच्चों को पूल के अंदर लेके जाएं और उन्हें इस तरीके से एक्टिविटी करवाएं। लेकिन स्टडीज के मुताबिक ये है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं। और पानी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनके अंदर जो है, जो वो मूवमेंट्स नॉर्मली जमीन पे करने से डरते हैं, वो इस तरीके से बहुत जल्दी कर लेंगे। मतलब वो पानी में बहुत इजीली अपने हाथ पांव हिला सकेंगे और वो उस तरीके से बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। और इसका एक टिप होता है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाए तो पानी का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा गर्म हो, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा हो, 38 हो या 39 हो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब पानी गर्म होगा तो उसकी बॉडी को एक तरह का सुकून मिलेगा, उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और उसके मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा कि उसमें मूवमेंट्स ज्यादा अच्छी आने शुरू हो जाएंगी। तो पानी के थ्रू एक तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं पानी में कर सकता हूँ, जो मैं पानी में कर सकता था मैं जमीन पे भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से उसमें ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, उसका पोस्चर भी बेहतर हो जाएगा। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा बच्चों में, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा होती है कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। तो ये बच्चे वो होते हैं जिनका सबसे ज्यादा ध्यान ना बेसिकली म्यूजिक की तरफ या पेंटिंग की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी भी बच्चे को ट्रिगर हो जाए, वो फॉर एग्जांपल आपने उसको एक्टिविटी करवाई और उसकी वजह से वो बच्चा ट्रिगर हो गया कि उसके उसमें बिहेवियर आना शुरू हो गया कि उसने बहुत जोर से अपने आप को मारना शुरू कर दिया है या उसने दूसरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया है, तो उसके उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ना किसी भी तरह की लाइट म्यूजिक वहाँ पे होना चाहिए। बच्चों को म्यूजिक के थ्रू बहुत ज्यादा जल्दी सुकून मिलता है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आप कह देते हो कि आप लेट जाओ, आराम से लेट जाओ और आप कुछ ना करो, आप बस गहरी गहरी सांसें लो। ये भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है, म्यूचुअल एक्सरसाइजेज होती है कि आप उन्हें लिटा देते हो और आप उन्हें कहते हो बस अब गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद रखो, इस तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे, जरूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसा हो कि उसको म्यूजिक अच्छा लगे वो रिलैक्स हो जाए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको म्यूजिक की वजह से या ऊंचा सुनने की वजह से उनमें मसला होता है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जो है उसको ध्यान में रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप बच्चे से पूछो या उसकी फैमिली से पूछो क्या किसी स्मेल की वजह से इसे प्रॉब्लम तो नहीं होती। अगर होती है तो आप उसको रोमा थेरेपी नहीं दे सकते, क्या वहाँ पे किसी भी तरह का कोई लोशन या फिर लेवेंडर या जैसे कि सेंट कैंडल्स होती है वो आप नहीं रख सकते उसको रिलैक्स करने के लिए। जैसे कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो इब्रार हसन के गाने बहुत शौक से सुनता है, बहुत खुशी से सुनता है और बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर उसको बहुत अच्छा लगता है। और हम जब वो बहुत परेशान होता है तो हम उसको वो गाने लगा देते हैं, वो गाने सुनता रहता है, खुश होता है और एकदम उसका सारा बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स आके ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो बच्चा है ना अगर उसको आप हल्का सा भी कुछ सुना दोगे ना ऊंची आवाज में तो ये अपने आप को मारना शुरू हो जाता है। तो म्यूजिक, रोमा थेरेपी, ये एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप पेरेंट्स से पूछ पाओ कि हाँ जी आपके बच्चे को किस चीज से ज्यादा मसला होता है। अब यही है कि अकॉर्डिंग टू एज अगर मैं सारी ट्रीटमेंट यही है जो मैंने आपको बताई कि हमने उसे सर की ट्रेनिंग करवानी है, उसके स्किल्स अच्छे करने हैं, उसका पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन अच्छा करना है, सेम वही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बर्थ से लेके 3 एज तक 18+ में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो 3 साल से छोटा है
ठीक है, उसके अंदर हमारा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चलता है, मतलब हमने उसमें बाद में आने वाले सिम्टम्स को, कि बाद में उसके मसल्स का ये इशू ना हो जाए कि उसकी टोन चली जाए, उसके अंदर फाइन मोटर स्किल्स के, वो पेंसिल ना पकड़ सके, अपनी शर्ट के बटन ना खोल सके, इस तरह के इश्यूज को हमने प्रिवेंट करना होता है। तो हम उसकी ट्रेनिंग ही वैसे करवाते हैं, छोटे से बच्चे को ही पेंसिल, उतनी उम्र में उसको पेंसिल पकड़ाना, उसको चीजें देना शुरू करते हैं ताकि उसमें वो चीजें डेवलप ही ना हो। 3 to 18 ईयर्स का बच्चा जो होता है उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी सोशल होती है, क्योंकि वो अब स्कूल में चला गया होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा जो है उसकी अटेंशन अच्छी हो। तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हो, कि उसको रिवॉर्ड, उसकी टीचर को आप ये बताओगे कि आपने इसको रिवॉर्ड सिस्टम पे चलाना है, कि आप इसको कहोगे कि आप, तुमने ये होमवर्क करना है, होमवर्क करोगे या ये लिखोगे तो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगी। ये अटेंशन है कि उसकी स्कूल लाइफ में उसकी एजुकेशन बेहतर होगी। जो स्कूल एज में बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा इश्यू होता है कि वो दूसरे बच्चों से बहुत हेजिटेट करते हैं, वो अपना ही एक सर्कल बना के बैठे होते हैं। तो उनकी सीट को प्रोटेक्ट करना भी आपने उनके टीचर को बताना होता है कि आपने किसी बच्चे को नहीं कहना कि सीट पे बैठे। क्यों? अगर वो उसकी सीट पे बैठेगा, बच्चे को गुस्सा आएगा और वो फिर आगे बच्चों को मारेगा। तो इस तरीके से आपकी जो स्कूल लेवल होता है वो प्रिकॉशनरी और रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है, कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी करवानी है, उसको एक्टिविटीज में डालना है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे करेगा, और उससे हमने दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है, और ऐसी एक्टिविटीज करवा के उसको कैसे बेहतर करना है। उसके बाद जो 18+ बच्चे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है फिटनेस, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अब अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, सोशल एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनमें फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, उनका रिक्रिएशनल स्किल्स, मतलब उनको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ले लें, कि बच्चे को पता होना चाहिए जो बड़ा हो, कि अगर वो कहीं किसी फंक्शन में गया तो उसने किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से फोटोज लेनी है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, उसका फिटनेस ऐसे कैसे होना चाहिए कि वो ज्यादा ओबीस ना हो, कि वो अपनी ओबेसिटी की वजह से, अपने मोटापे की वजह से लोगों से मिलने से हेजिटेट करे। तो इन चीजों को ध्यान में रख के सेम पीछे वही सारा प्लान जो मैंने आपको बताया था, कि जो हमारे गोल्स होते हैं उन्हीं को आपने लेना है, ये वाले बेसिक इन्हीं गोल्स को आपने लेके उनकी इन सारी चीजों को उनकी एज के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, कि हमने किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। रिजल्ट क्या होगा? यही कि उनके सारे सिम्टम्स डिक्रीज हो जाएंगे, उनकी जो रिपीटिव बिहेवियर है वो बेहतर हो जाएगा, उनका बैलेंस अच्छा हो जाएगा, उनमें कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब उनके सोचने का तरीका, प्लानिंग, थिंकिंग, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका सेल्फ इंजरी बिहेवियर, कि अपने आप को थप्पड़ मारना, अपने आप को चोट पहुंचाना, कि मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके, पेंसिल से लेके खुद को निशान मारना शुरू हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी बिहेवियर वो ख़त्म हो जाता है, और इसके अलावा दूसरों पे जो अपना एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं वो भी कम हो जाता है। सो दिस इज़ द टोटल प्रेजेंटेशन जो वेबिनार का था। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम उस पर डिस्कशन करें।